हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2015 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज आपका 57वां प्रश्न है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% पुरुष और 40% महिला परीक्षार्थी थे। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो परीक्षार्थी हैं, यानी टोटल जो जितने भी हैं आपके महिला पुरुष मिलाकर, वो कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, यानी 100 नंबर में मान लिए। और इसका 60% जो है क्या है, ये आपके पुरुष हैं। यानी 60% जो मेल होगा तो क्या होगा, 60 ही तो होंगे पुरुष, यानी 60% ये हो गया। 40% आपकी क्या है, फीमेल है। यानी कि यहाँ पे 40% फीमेल का कितना होगा, 40 ही तो फीमेल होंगे 100 की। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास निकल कर आ गया, यानी कि 100 जो आपकी 100 संख्या है उसमें 60 जो है मेल हैं और 40 जो है फीमेल हैं। 70% पुरुष जो हैं और 75% महिला प्रतियोगियों ने अर्हक परीक्षण में सफल होकर अंतिम परीक्षण में भाग लिया। यानी अब ध्यान देना, इसमें से 70% ने जो क्वालिफाइंग जो टेस्ट है वो निकाल लिया है। इसमें से यानी मेल में से 70% ने क्या है, जो क्वालिफाइंग टेस्ट था वो क्लियर कर लिया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि आप भूलें ना। तो ये क्वालिफाइंग जो टेस्ट है इसमें 70%, 60 का 70% कितना हो गया, 60 का 70% जब आप निकालेंगे, यानी मैं यहाँ निकाल के बता दे रहा हूँ, 60 गुणा 70/100, तो ये हो जाएगा आपका 42। यानी कि यहाँ पर 42 इसमें से 60 में से 42 ने जो है क्वालिफाइंग टेस्ट जो है निकाल लिया। ठीक उसी तरह से यहाँ 75% इसका है, यानी 40 का 75% आप निकाल लीजिए लड़कियों का, जो फीमेल है उनका। तो यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर संख्या आ जाएगी, आपको मिल जाएगी 30। यानी 42 में से 30 लड़कियों ने जो है यहाँ पर आपका क्या किया है, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ मैं। यानी यहाँ पर 42 में से जो है 30 लड़कियों ने क्या किया है, आपका ये आपका अर्हक परीक्षण आपका जो है निकाल लिया है। ये यहाँ तक हमें पता चल गया है। अब यहाँ लिखा हुआ है, ये सफल होकर अर्हक परीक्षण में सफल होकर अंतिम परीक्षण में भाग लिया, जिसमें 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल रहीं। यानी ये अर्हक परीक्षण इन्होंने निकाल लिया, क्वालिफाइंग टेस्ट निकाल लिया, 70% निकाल लिया। 70% 60 का कितना हो गया, 42 हो गया। और स्त्रियों का 40 स्त्रियां, इनका 75% कितना हो गया, इनका हो गया आपका 30 हो गया। अब इसमें से भी बताया गया है कि इसमें से जो अंतिम परीक्षण होना है, मान लीजिए कोई फाइनल एग्जाम होना है, फाइनल टेस्ट होना है, तो इसमें से 80%, यानी 42 का 80% कितना होगा, आप निकाल लीजिए। इसका जो अंतिम परिणाम था, यानी कि जो फाइनल टेस्ट है, उसके लिए कितने लोग गए हैं फाइनल के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फाइनल टेस्ट के लिए मेल के 80% गए हैं। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए 80%, इसका क्या होगा, यानी कि 42 × 80 बाई कितना आएगा, 100। तो आप जब इसको काटेंगे, यानी इसको पूरा काटने पर क्या आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर इसको काट दीजिए, ये आपका 4 बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा। अब इसका इसमें जब भाग देंगे आप, तो आपको ये दशमलव में प्राप्त होगा। हालांकि आपको ये केवल नंबर है, आप ये मत सोचना कि अभ्यर्थी दशमलव में आ गए हैं, यहाँ पर जस्ट एक नंबर निकल के आया है ये। तो हमें पता चल गया कि फाइनल टेस्ट में 33.6% जो है 33.6 जो है आपके मेल क्वालिफाई किए हैं फाइनल टेस्ट के लिए, ये यहाँ पर हमें पता चल गया। अब इसी तरह से इसका फीमेल का भी निकाल लीजिए। तो फीमेल की यहाँ पर संख्या आपको पता चलेगी, यानी फीमेल बताई गई 70% महिलाएं। तो यहाँ पर फाइनल टेस्ट के लिए कितनी गई हैं, 70%। तो 30 का 70% जब आप निकालेंगे, यानी 30 गुणा 70/100, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 21 महिलाएं, 21 यहाँ पर महिलाएं। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, महिलाओं में सफलता दर उच्चतर है। सफलता दर निकालने के लिए यहाँ पर तरीका होता है, जैसे मेल की जो सफलता दर है, यानी सक्सेस रेट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फाइनल जो मेल हैं, यानी फाइनल मेल कितने निकले हैं, 33.6 निकले हैं, 33.6 निकले हैं। इसमें से जितने टोटल मेल की संख्या है, तो टोटल जो पुरुषों की संख्या है, उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देने पर आपको यहाँ पर जब भाग देंगे, तो भाग को आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ, 56% निकलेगा ऐसे करके। ठीक है, ठीक इसी तरह से फीमेल का आप करेंगे, तो फीमेल का भी आप क्या करेंगे, 21 क्वालिफाई है यहाँ पर। ये कितने में से हैं, ये आपकी टोटल फीमेल कितनी, 40 हैं। और इसको जब आप दशमलव में बनाएंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा 52.5%। यानी आप यहाँ पर देखते हैं, महिलाओं में सफलता दर उच्चतर नहीं है, जबकि पुरुषों में उच्चतर है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, समग्र सफलता पर 50%, यानी समग्र सफलता दर 50% से नीचे है। देखिए यहाँ पर अगर समग्र का मिला दें, समग्र का मतलब क्या हो गया, ये मेल मिला दें, फीमेल मिला दें, तो भी आप पाएंगे 50% से ऊपर है। ठीक है, तो बी वाला भी गलत हो गया। महिलाओं की अपेक्षा
पुरुष अधिक संख्या में सफल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। महिलाओं की अपेक्षा अगर आप देखें तो पुरुष यहाँ पर अधिक मात्रा में सफल रहे हैं। तो यहाँ पर सी वाला कथन आपका सही है। तो आंसर होगा 57 का आपका सी वाला। 58वां प्रश्न है अब आपका, एक बक्से में जिसमें गोलियां हैं, लाल गोलियों से 3 कम सफेद गोलियां हैं, हरी गोलियों से 5 अधिक सफेद गोलियां हैं। यदि कुल सफेद गोलियां जो हैं 10 हैं तो बक्से में कुल कितनी गोलियां हैं? देखिए यहाँ पर पहले ध्यान देना है, यहाँ पर जो व्हाइट वाली जो गोलियां हैं, व्हाइट मार्बल कितनी है आपकी, टोटल बताई गई है 10। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे ऊपर जो लाइन बोली गई है कि बोला गया लाल गोलियों से 3 कम सफेद गोलियां हैं, यानी लाल गोलियों से 3 कम सफेद गोलियां हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रेड वाली गोलियां हैं वो कितनी हैं, वो 10 से 3 ज्यादा होंगी, 13 होंगी। ठीक है, तभी तो आप यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्लियर होगा कि लाल गोलियों से 3 कम सफेद है, यानी 13 से 3 कम क्या होगा, 10 हो गई। ठीक है, आगे बोला गया और हरी गोलियों से 5 अधिक सफेद गोलियां हैं। यानी यहाँ पर बोला गया कि हरी गोलियों से 5 अधिक आपकी सफेद गोलियां हैं। यानी हरी गोलियों से 5 अधिक का मतलब क्या हो गया, 5 + 5 यानी 10। यानी हरी गोलियां कितनी है आपकी, 5 हैं। तो ग्रीन वाली आपकी कितनी है, यहाँ पर ग्रीन वाली आपकी क्या है, 5 है। तो यहाँ पर अब पूछा गया है तो बक्से में कुल कितनी गोलियां हैं, तो इन सबको आप जोड़ दीजिए। जोड़ करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको 28 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आंसर है आपका 58 का बी वाला। 59 है आपका 59वां प्रश्न है, यदि ए बी से कम तेज दौड़ता है, यानी यहां पर बोला गया है कि ए जो है ये बी से कम तेज दौड़ता है कुछ इस तरह से, और बी सी के बराबर चाल से है लेकिन उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता। यहां पर देखिए बी, यहां पे बोला गया बी सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता। यानी क्या मतलब क्या है कि या तो बी सी के बराबर हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि सी जो है बी से ज्यादा तेज दौड़ रहा हो। तो इसके लिए क्या साइन आएगा, इसके लिए आपका आएगा << और = वाला। ठीक है, ये साइन आएगा। पूछा गया है तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अगर ए की तुलना अगर सी से करेंगे तो हम ये पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बी जो है हो सकता है बी सी के बराबर चाल से दौड़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है, ये बात एक संभावना के तौर पर है। यानी कि यहाँ पर <= का साइन आ रहा है और यहाँ पर ये भी क्लियर नहीं है कि वाकई में बिल्कुल इक्वल ही होंगे। नहीं, ये भी हो सकता है सी से तेज दौड़ रहा हो, भाई ये भी तो हो सकता है। ये साइन का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया, यहाँ पर ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, ए की तुलना में यहाँ पर सी जो है ए से तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर 59 का आंसर होगा आपका बी वाला, यानी 59 का आंसर होगा आपका बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 60वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर ए बी सी और डी में प्रत्येक के पास 100 रुपए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि आपके 4 व्यक्ति हैं, आपके ए बी सी और डी, और हर एक यहाँ पर डी लिखना था मैंने, तो यहाँ पर डी लिख लेते हैं, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी के पास सबके पास कितने कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। 100 और इसके पास भी 100। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर बोला गया है ए बी को 20 रुपए दे देता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो कहा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो बोला गया है कि ए जो है वो बी को 20 रुपए दे देता है। यानी अब ए ने जो है बी को कितने रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए। तो इसके पास 100 में से कितने बचे, 80 बचे, और बी के पास अब कितने हो गए, 120 हो गए। तो पहले स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहली लाइन में, और बाद बाकी हम इसे ही एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट को लेते हैं। अब ये बोला गया बी जो, यानी ए बी को 20 रुपए देता है, जो सी को 10 रुपए देता है। यानी सी को कौन देता है, सी को बी देता है 10 रुपए। तो यहाँ पर अब सेकंड स्टेटमेंट चलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, पहला वाला तो 80 आ जाएगा, ए का 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 रुपए जो है बी ने सी को दे दिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 110 हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये भी आपका 110 हो गया, और ये आपका 100 हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं यहाँ पर। तो थर्ड में जब हम चलेंगे, यहाँ पर थर्ड में बोला गया है जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं। यहाँ पर बोला गया है, यानी कि बोला गया ए बी को 20 रुपए दे देता है, जो सी को 10 रुपए देता है, जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं। किसे मिलते हैं, डी से 30 रुपए, यानी कि सी को मिलते हैं। यहाँ पर सी को जो है 30 रुपए मिलते हैं। तो अगले स्टेटमेंट को लिख लीजिए, 80, 110, और चूंकि डी जो है सी को 30 रुपए देगा, तो यहाँ पर सी के पास अब कितने हो गए, यहाँ पे सी के पास हो गए 140, और यहाँ इसके पास कितने बचे, 70 बचे। ठीक है, ये आपका फाइनल आ गया, ये आपका फाइनल आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि सी सबसे धनाढ्य है। देखिए यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत वाला पूछा गया है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। सी सबसे धनाढ्य है, हाँ सी के पास 140 है, तो सी सबसे धनाढ्य है, तो ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी सबसे निर्धन है, हाँ डी के पास 70 रुपए हैं, तो डी सबसे निर्धन है, ये वाला भी सही है।
ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक हैं। यानी ए और डी के पास कितने हैं, ए के पास 80 हैं और डी के पास कितने हैं 70 हैं। तो यहाँ पर इसके कितने हो गए, ये आपके हो गए 150। और ये बोला गया है ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं वो सी के पास उससे अधिक रुपए हैं। देखिए ये गलत है, यानी ये गलत है। यानी ये बोला गया है ए और डी के जो रुपए हैं ए प्लस डी वाले ये सी से अधिक हैं। नहीं, सी से अधिक नहीं है, सॉरी सी के अधिक हैं, ये बोला गया। यानी ये सी के अधिक हैं, यानी ये 150 हो गए। और ये आपके बोला गया है कि ये 140 हैं। नहीं, ये ए प्लस डी वाले ज़्यादा हैं, सी के कम हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी डी से अधिक धनवान है, यहाँ बोला गया बी जो है ये डी से अधिक धनवान है। हाँ, बी का कितना है, बी का 110 है और डी का कितना है 70 है। तो हाँ, जो आपका ए है बी वाला है ये डी से अधिक धनवान है। तो यहाँ पर गलत वाला कौन सा है, तो आपका गलत वाला जो है वो सी वाला है। तो 60वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 61वां प्रश्न है अब आपका, किसी नगर में 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं, 55% लोग पत्रिका बी पढ़ते हैं, 40% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं, 30% लोग पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं, 15% लोग पत्रिका बी और सी पढ़ते हैं, 25% लोग पत्रिका ए और सी पढ़ते हैं और 10% लोग क्या है, सभी तीनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसी वजह से इसको वेन आरेख यहाँ पे बना लिया है ऑलरेडी, ताकि एक अच्छा खासा वेन आरेख बन जाए और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे। तो यहाँ पर जो ए पत्रिका पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 45% है। लिख लेते हैं यहाँ पर। बी वालों की संख्या कितनी है, बी वालों की आपकी संख्या 55% है। ठीक है। सी वालों की संख्या कितनी है, यानी सी वालों की जो संख्या है आपकी वो है आपकी 40% है। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 10% ऐसे लोग हैं जो तीनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो तीनों पत्रिकाएं पढ़ने वाले कहाँ पे आ जाएंगे, इसी में तो आएंगे। यानी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे तीनों ही का तो है, कॉमन ही तो पोर्शन है ये। तो यहाँ पर आपके 10% लोग आ जाएंगे जो कि तीनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं। ये तीनों में ही तो आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 10 आ गया। यानी ये 10% लोग हैं जो कि तीनों पत्रिकाएं आपके पढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो बचे हुए स्टेटमेंट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये कॉमन वाला स्टेटमेंट है ये लिख लिया है। बोला गया 30% लोग पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं। अब देखिए पत्रिका ए और बी वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला है आपका, ये वाला, यानी ये हम चलते हैं ये वाला, और आपका ये वाला पोर्शन क्या है, पत्रिका ए और बी वाला पोर्शन है। अब चूंकि इसमें से आप देखेंगे 10% ऑलरेडी निकल गया है, तो 30 में से अब 10% आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास 20 तो बचेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 15% लोग पत्रिका बी और सी पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर 15% कौन है, ये बी और सी पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ध्यान देना, बी और सी वाला पोर्शन कौन सा है, बी और सी वाला यही वाला तो है। ये वाला पोर्शन जो है ये और ये वाला जो पोर्शन है ये बी और सी का ही तो है कॉमन। तो इसमें बोला गया 15% पढ़ते हैं, यानी 10% तो ऑलरेडी हमने यहाँ लिख चुके हैं। तो यहाँ पे बचा कितना, 10 में, यानी यहाँ पे बचा 5%। तभी तो हो गया, दोनों को मिला 10 और 5 15 हो गया। आगे बोला गया है 25% लोग पत्रिका ए और सी पढ़ते हैं। 25% क्या है, ए और सी। अब देखिए ये भी आप देख लीजिए, ए और सी वाला कितना बचा हुआ, ए और सी वाला पोर्शन आपका ये वाला है। तो यहाँ पर ए और सी का कितना हो गया, 10% लिखा हुआ है 25 में से। तो यहाँ पर अब कितना बचा, 15% बचा। ठीक है, नहीं 15% आपका केवल बचा है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान देना आप, ए वाला जो है, यानी ए वाला पोर्शन आपका लगभग कितना है, 45% है। तो आप ये पूरा कैलकुलेट कीजिए, 20 और 10 30 और 15 45, यानी ये 45 हो गया आपका यहाँ पर। बी वाला आप देखिए, क्या बी वाला 55 हो रहा है, बी वाला कितना हुआ, 20 और 10 30 और 35, यहाँ पे आपका 20 ये रह गया, ये वाला ऐसा, यानी कि जो केवल बी पत्रिका पढ़ने वाले हैं वो कितने हैं, केवल 20 हैं, 20% हैं। इसी तरह से सी वाला भी देख लीजिए, सी वाला कितना है, 40% है। तो यहाँ पर कितना है, 15 5 20 और 10 30, तो 10% आपका ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, ये वाला, ये मैं इसी वजह से बना के दिखा दे रहा हूँ, यानी ये वाला बच गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते। तो अंदर जो जो ये वैल्यू दी हुई हैं इन सबको पहले ऐड कर लेते हैं, एक साथ ऐड करेंगे हम। यहाँ पर कितना हो गया आपका, यानी आप लिख लीजिए यहाँ पर 20 + 10 + 15 + 5, ठीक है, + 20 + 10 ऐड कीजिए आप, कितना हुआ, 20 और 10 30 और 15 45 50 50 और 30 कितना हुआ, 80। यानी अंदर वाला जो पोर्शन है वो 80% लोग क्या है, पत्रिका पढ़ने वाले हैं। तो अब आपका हम मान के चलते हैं कितने पत्रिका पढ़ने वाले लोग हैं, 100% लोग हैं। तो 100% में से आप 80% पत्रिका पढ़ने वालों को आप निकाल दीजिए। तो 100% में से ना पढ़ने वाले कितने हो गए, यानी 80% तो पढ़ने वाले हैं, पत्रिका पढ़ने वाले हैं, सब पत्रिका पढ़ने वाले हैं, कोई ना कोई पत्रिका ये पढ़ते हैं। तो 100% में से अब आप 80% को घटाएंगे तो 20% लोग निकल कर आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि 20% लोग ऐसे हैं जो कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं। तो 61 में का आंसर होगा आपका सी वाला।
62वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। बोला गया है कि भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है। ध्यान देना, यहाँ पे बोला गया है कि जो भिंडी है आपकी, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, भिंडी जो है आपकी ये बोली गई है बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ये इस तरह से बोला गया है, ये बंद गोभी से ज़्यादा स्वादिष्ट है। आगे बोला गया है फूल गोभी जो है भिंडी से अधिक स्वादिष्ट होती है। यानी कि यहाँ पर जो फूल गोभी है, यहाँ पे हम फूल गोभी इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर ये आपकी फूल गोभी है, ठीक है। तो ये बोला गया है फूल गोभी जो है ये बंद गोभी से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है, सॉरी ये भिंडी से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है, ये बोला गया है। अगला बोला गया कि बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती। यानी जो बंद गोभी है, ठीक है, ये जो है बंद गोभी है आपकी, ये बोला गया है कि मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती। यानी या तो मटर जितनी होगी या इससे कम होगी, ठीक है, इस तरह से साइन आ गया, ये वाला आ गया। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर मटर के बारे में कोई हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी हुई है। इतना तो हमें पता है कि मटर या तो बंद गोभी के बराबर स्वादिष्ट होगी या इससे ज़्यादा होगी, लेकिन कितनी ज़्यादा होगी, क्या फूल गोभी के बराबर होगी या भिंडी से ज़्यादा होगी या भिंडी के बराबर होगी या फूल गोभी के बराबर होगी, ये बात यहाँ पे स्पष्ट तरीके से नहीं कही गई है। ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लिया है। तो 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी भिंडी। अब देखिए ये भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे मटर के बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, तो पहला वाला गलत है। मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी फूल गोभी और भिंडी। मैंने फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मटर के बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, ये नहीं बताया गया है कितनी स्वादिष्ट है। यानी भाई बंद गोभी का तो कंपेयर हमने इससे कर दिया, लेकिन मटर का हमने नहीं किया है, तो यहाँ पर हम ये वाला भी नहीं कह सकते। इन चारों सब्जियों में बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट होती है। देखिए ध्यान देना, ये वाला स्टेटमेंट भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू का, यानी कि बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती। यानी कि लगभग या तो इसके स्वादिष्ट होगी इसके बराबर ही होगी, ये बात कही गई है। तो ये कम इसको नहीं कह सकते कि बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट होती है, ये हम बात नहीं कह सकते हैं। तो सी वाला भी गलत हो जाएगा। फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है, हाँ हम ये बात कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फूल गोभी जो है बंद गोभी से ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 62 का डी वाला, तो आंसर है आपका डी। 63वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर है आपका शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद बाएं मुड़ता है। देखिए हम मान लेते हैं कोई आपका ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से आपका जो है यहाँ पर एक तरफ आपका एक शाहिद जा रहा है, ठीक है, यानी शाहिद जा रहा है, ये एस बना दिया, और एक तरफ आपका कौन है, यहाँ पर दूसरा है रोहित, एक तरफ आपका जो है रोहित जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हर 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर जो शाहिद है, यहाँ पर बोला गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। यानी कि हर 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाहिद बाएं मुड़ गया। तो शाहिद का बाएं मुड़ना कहाँ पर हो गया, शायद इस तरह से बाएं मुड़ा होगा, यानी इसका मुंह इस तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका बायां ये होगा आपका। और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, तो रोहित का दायां कौन सा होगा, रोहित का दायां ये वाला होगा, ठीक है, रोहित का दायां ये वाला होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल जाने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर आप देखना, ये आपका बिंदु है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिंदु यहाँ पर भी होगा। एक लंबवत हमने रेखा यहाँ पे डाल दी, तो आप देखेंगे ये इस बिंदु से लगभग कितना दूर रह गया, ये क्या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं 4 किलोमीटर की दूरी पर तो नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप आएंगे तो एक और यहाँ पर एक जोड़ लीजिए, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जो रोहित है यहाँ से, रोहित भी 2 किलोमीटर पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे शाहिद, यहाँ से अगर देखें तो शाहिद की भी यहाँ पर 2 किलोमीटर आ रही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड है वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं, यानी कि वे प्रत्येक बोला गया 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। तो देखते हैं 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अलग अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूँ। देखिए 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय की है, 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय करी है, और 1 किलोमीटर की यहाँ पे की है, और ये इनका ये बिंदु आ गया जहाँ पर ये मिलेंगे। तो आप देख रहे होंगे 3 किलोमीटर, 1, 2 और 3, ये 3 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक इसी तरह से ये वाला भी आएगा। तो 3 किलोमीटर की दूरी, ये प्रत्येक के 3 किलोमीटर की चलने आने के बाद मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो बी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। वे प्रत्येक के 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं, ये गलत है। वे प्रत्येक के 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते नहीं, वो 3 किलोमीटर पर ही मिल लेते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगा। वे फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर होगा 63 का आपका डी वाला। 64वां प्रश्न है अब आपका, 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है, लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है।
तो देखिए यहाँ पर कोई रेस हो रही है, यानी और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका जो है एंड पॉइंट है, ठीक है। और ये पूरी जो इसकी दूरी है वो कितनी है आपकी, ये दूरी आपकी बताई गई है, ये आपकी 500 मीटर है, यानी ये आपकी दूरी जो है ये 500 मीटर यहाँ पर बताई गई है। तो बोला गया है कि जो ए है यहाँ पर, यानी कि ए तो अपने बिंदु से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, यानी ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है बिंदु से और ये बिंदु तक पहुँच रहा है। जबकि बी क्या कर रहा है, बी के बारे में ये बात बताई गई है कि बी जो स्टार्टिंग करता है यहाँ से, यानी कि ये स्टार्टिंग जब कर रहा है तो बी यानी कि ए से 45 मीटर आगे से, यानी यहाँ कहीं से स्टार्टिंग कर रहा है, बी जो है यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है 45 मीटर आगे से, ये स्टार्टिंग कर रहा है ये 45 मीटर आगे से, ठीक है। और चूंकि जब तक ए अपनी दूरी तय कर लेता है तब ये यहाँ 35 मीटर पीछे रह जाता है, यानी बी यहाँ पे रह जाता है, यहाँ कहीं रह जाता है, यानी यहाँ से लगभग 35 मीटर पहले रह जाता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। यह मानते हुए दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ए की चाल का बी की चाल से अनुपात क्या है, यानी ए की चाल और बी की चाल में हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए ने जो दूरी तय की है कितनी की है, 500 मीटर की दूरी तय की है, ये हम बात सब लोग हम जानते हैं। बी ने कितनी तय की है, अब बी ने पूरी दूरी तो तय नहीं की है, यानी ए ने तो पूरी अपनी 500 मीटर की दूरी तय की है, बी ने कितनी तय की है, तो बी एक तो पहली बात 45 मीटर आगे से चला, दूसरी बात ये पूरी दूरी से पहले यानी कि 35 मीटर पहले रुक गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 500 माइनस 45 प्लस 35, यही तो होगा आपका, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 माइनस कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 80, ये आपका यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 420, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। अब यहाँ पर इसका अभीष्ट अनुपात निकालेंगे, कितना हुआ, यानी ए और बी का जो अभीष्ट अनुपात आपका आएगा, ए और बी का अभीष्ट अनुपात, तो अनुपात आप निकाल लीजिए कितना होगा। ए ने कितनी दूरी तय की है 500 मीटर, इसने कितने की है 420 मीटर, तो निकाल लीजिए 500 अनुपात 420, काट लीजिए इसको, तो ये इससे ये कट गया, कितना हुआ, यानी 2 से यहाँ पे जाएगा भाग, तो ये 25 बार गया और ये आपका कितनी बार गया, ये आपका 21 बार गया। तो यहाँ पर अनुपात आ गया कि 25 अनुपात 21, तो यहाँ पर आंसर होगा 64 का ए, 25 अनुपात आपका 21 आ गया। 65वां प्रश्न है, एक ही प्रकार के 2 समरूप गिलास, समरूप का मतलब हो गया एक जैसे, एक ही साइज के हैं, क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं, तब इन गिलासों को पूरा होने तक यानी कि पानी से भरा गया और गिलासों में भरे हुए द्रव मिश्रण को एक पात्र में मिला दिया गया। इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो देखिए हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो गिलास हैं, गिलास आपका ए और बी जो भी गिलास हैं ये बराबर हैं, ठीक है, ये बात हमें पता है। अब चूंकि यहाँ पर 1/3 और 1/4 है, तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे, हम ये आयतन गिलास का इस तरह का लेंगे कि जिससे कि ये आराम से विभक्त हो जाए, जिससे कि दिक्कत ना आए। तो हम ये मान लेते हैं कि जो गिलास का दोनों गिलासों का आयतन है, इन दोनों गिलासों का जो आयतन है वो आपका कितना है, ए और बी का मिला लेते हैं, ए और बी का जो आयतन है गिलासों का वो मान लेते हैं 12 ml का है, हम यहाँ पर अज्यूम कर लिया है। यानी आप कोई भी संख्या ले सकते हैं इनकी गुणज, 3 यानी या तो 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई यानी इसके फैक्टर के फॉर्म में लेंगे तो फायदा ये होगा कि हम इसे आसानी से डिवाइड कर पाएँ, काट पाएंगे, तो दशमलव में वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, समझने में भी आसानी होगी। तो हमने मान लिया कि ए और बी गिलास दोनों क्या है, दोनों 12 ml के गिलास, हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर जो बात बोली गई है, बात ये बोली गई है कि ए गिलास जो है, यानी कि ए गिलास जो 1/3, ए गिलास आपका जो है ये कितना है 12 ml का है, लेकिन बोला गया 1/3 दूध से भरा है, यानी कि गुणा 1/3, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें 4 ml आपका क्या है, मिल्क है, यानी इसमें 4 ml आपका मिल्क है, ठीक है। अगली बात बोली गई है, अब आपका बी गिलास देख लीजिए, बी गिलास कितना भरा है, बी गिलास आपका 12 ml का है, अब 12 में यहाँ पर 1/4 भरा है, तो इसका 1/4 कितना हुआ, यानी कि 3 ml यहाँ पर क्या है आपका इसमें मिल्क है, ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, यानी कि 12 में से 4 आप निकाल लीजिए, तो इसमें हमें 8 ml पानी इधर मिलाना पड़ेगा, यानी हम यहाँ पे आप साफ साफ लिख रहे हैं, यहाँ पर हमें कितना वाटर मिलाना पड़ेगा, 8 ml आपको पानी वाटर मिलाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इधर आपको कितना मिलाना पड़ेगा, इधर आपको 9 ml वाटर मिलाना पड़ेगा, 9 ml आपको पानी मिलाना पड़ेगा, ये आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी आप देख लीजिए, यानी कि ये 12 का कितना हो गया 4 ml, तो आप देख लीजिए 12 से 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 8 ml तो पानी मिलाया जा सकता है गिलास में, और इसमें कितना मिलाया जा सकता है 9 ml। तो जब ये दोनों जो गिलास हैं किसी एक पात्र में जो है कह सकते हैं उलट दिए जाते हैं, किसी एक पात्र में ये डाल दिए जाते हैं, तो यहाँ पर मिश्रण कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 ml यहाँ पर दूध बन जाएगा,
यानी 7 ml आपका क्या होगा, ये मिल्क होगा। और यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा आपका, पानी आप देख लीजिए 17 ml यहाँ पर आपका जो है पानी हो जाएगा, 17 ml आपका जो है वाटर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो यहाँ पर क्या होगा, 7:17 ही तो होगा। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है। तो 65 का आंसर होगा आपका ए वाला। 66वां प्रश्न है अब आपका, एक परीक्षा में शामिल 130 विद्यार्थियों में से 62 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52 विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 24 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो अंतिम रूप से अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? इस तरह के सवालों के लिए मैंने फिर से बोल रहा हूँ, इनके लिए वेन आरेख ही बनाएंगे और वेन आरेख से निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक अंग्रेजी है आपका और दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका, गणित है। तो हमने इस तरह से वेन आरेख बना लिया। ठीक है, संख्या हमारे बताई गई है, कितनी संख्या है आपकी, 130 विद्यार्थी हैं टोटल। इनमें से 62 विद्यार्थी कितने हैं अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी ये इंग्लिश वाला जो इस पोर्शन है इसमें 62 हुए हैं, और मैथ वाले में कितने हुए हैं, 52 हुए हैं। ये आपका मैथ वाला है, इसमें 52 हुए हैं। बोला गया है कि जबकि 24 विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 24 यहाँ पर कॉमन, 24 दोनों में हुए हैं, यानी अंग्रेजी में भी हुए हैं इस पोर्शन में। तो ये कितने हुए, 24। ठीक है, ये तो आ गया। अब यहाँ पे बचे कितने हैं, यानी कि आप इसको अब करेंगे, यहाँ पर आप निकालेंगे। अब ये मैथ वाले में कितने बचे, 24 तो इधर निकल गए, तो मैथ वाले में आपके 28 बचे अब। ठीक इसी तरह से 62 में से 24 ये निकाल दीजिए, यानी ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, क्योंकि इंग्लिश वाला इसी में ही तो आ गया ये वाला। तो आप ये देखेंगे 62 में से 24 घटाएंगे, इधर कितना बचा, जो प्योर इंग्लिश वाले हैं 38 बचे। ठीक है, अब करना क्या है, आपको इन सबको जोड़ देना है, यानी कि जो अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी इन सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए इन्हें, कितना हो गया आपका, इन सबको जोड़ने पर आपको जो है 90 वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसको जो है टोटल जो आपके स्टूडेंट हैं इनमें से घटा देंगे, तो 130 में से 90 जब आप घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 40। यानी कि अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है। तो 66 का आंसर होगा आपका ए वाला। 67वां प्रश्न है अब आपका, किसी पार्किंग क्षेत्र में सभी कारों जिसमें 4 पहिया वाहन है और स्कूटर मोटरसाइकिल है 2 पहिया वाहन है के पहियों की कुल संख्या, किसकी, पहियों की कुल संख्या पार्क किए गए वाहनों की संख्या के दुगने से 100 ज्यादा है। पार्क की गई कारों की संख्या क्या है? देखिए हम ये मान लेते हैं जो आपकी जो कारों की संख्या है, यानी जो भी आपकी कार है उनको हम क्या मान लेते हैं, टोटल कार जितनी भी हैं आपकी, सॉरी, उनको हम सी मान लेते हैं। यानी जितनी भी कार यहाँ पर पार्क की गई हैं उन सबकी संख्या हम मान लेते हैं, जितनी कार यहाँ पे मान लेते हैं, अज्यूम कर लिया हमने कि कारों की संख्या यहाँ पर सी है। ठीक है, वहीं जो भी आपके 2 व्हीलर्स आपके जितने भी यहाँ पे पार्क हुए हैं, जितने भी 2 व्हीलर्स हैं आपके, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो इनकी संख्या हम मान लेते हैं टी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो देखिए यहाँ पर अब जो सवाल कह रहा है कि किसी पार्किंग क्षेत्र में सभी कार जिनमें 4 पहिए हैं, यानी कार में कितने पहिए हैं आपके, 4 पहिए हैं, 4C बोल दिया गया यहाँ पर। इसके अलावा 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया का मतलब क्या हो गया, इन सब में टी वालों में 2 पहिया वाहन, ठीक है, 2 पहिए हैं, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे बोला गया है यहाँ पर पार्क किए गए वाहनों की संख्या के दुगने से 100 ज्यादा है, यानी कि ये जो है, ये जो वाहन है आपके, यानी कार और जो आपके 2 व्हीलर हैं, इनकी जो है वाहनों की संख्या क्या है, इनके दुगने से 100 ज्यादा, यानी कि इनका दुगना कितना होगा भाई, इनका दुगना C + T, इनका दुगना। ठीक है, यहाँ पे ये बात बोली पार्क किए गए वाहनों की संख्या के दुगना, पार्क किए गए वाहन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर हमने पहियों की संख्या नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि हमें केवल वाहन काउंट करने हैं, ना कि वाहनों के पहिए। यही देखिए माइनर सी मिस्टेक जो होती हैं आपकी एग्जाम में, यही सवाल को गलत कर देती हैं। तो यहाँ पर आप ये लाइन अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पार्क किए गए वाहनों की संख्या पूछी है, जबकि यहाँ पर ऊपर जो जिक्र किया गया है, यहाँ पर वाहन के साथ उसके पहिए का जिक्र किया गया, वाहन से ज्यादा पहिए का जिक्र किया गया है। तो हमने यहाँ पर इस वजह से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया है, 4C और 2T कर लिया है, जबकि यहाँ केवल क्या किया गया है, वाहन की संख्या पूछेगी। तो वाहन तो ऑब्वियस सी बात है एक सिंगल ही होगा, और ये भी बोला गया कि इनके दुगने से 100 ज्यादा, यानी ये इनका दुगना, C + T का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया इसमें 2 का, और इससे 100 ज्यादा। तो हमने ये लिख लिया, ये क्वेश्चन आपकी बन गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, तो कितना बचा आपका, 4C + 2T = 2C + 2T + 100। अब देखिए यहाँ पर 2T से 2T कट गया आपका, ये C इधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचा, 2C बचा आपका = 100। C बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, जो कार है आपकी, पार्क की गई कारों की संख्या क्या है आपकी, 50 है। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है, 67 का आंसर होगा आपका यहाँ पर C वाला। 68वां प्रश्न है अब आपका, किसी बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं
और 6 व्यक्ति गुजराती बोल सकते हैं। उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। यदि इस समूह के 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 1 व्यक्ति सभी 3 भाषाओं को बोल सकता है, तब इस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, ये भी आप इसके लिए वेन आरेख बना लीजिए। आपने एक वेन आरेख यहाँ पे तैयार कर लिया, ये आपका वेन आरेख तैयार हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक वेन आरेख आपका ये बना लिया, यानी ये 3 व्यक्ति हैं आपके और 3 व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यानी कि यहाँ बोला गया 6 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, तमिल बोलने वालों की संख्या कितनी है, 6 है। इसके अलावा आपके हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 15 है, यानी कि 15 जो है आपके हिंदी बोलते हैं। और यहाँ पर 6 व्यक्ति क्या है, गुजराती बोलते हैं, यानी कि जो गुजराती बोलने वालों की संख्या कितनी है, 6 है। अब इसमें बताया गया है कि भाई यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो तीनों भाषाएं बोल सकता है, यानी ये जो पोर्शन में व्यक्ति आएगा ये तीनों भाषाओं का ज्ञाता है। और इसकी संख्या कितनी है आपकी, 1 है, ये हमें पता है, यहाँ पर 1 संख्या है इसकी। बाद बाकी कोई 2 व्यक्ति जो हैं ये 2 भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि ये 2 भाषाएं हम मान लेते हैं। तमिल और हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कौन है, 2 व्यक्ति हैं जो कि दोनों भाषाएं जानते हैं। अब देखिए ध्यान देना, 6 में से देखिए यहाँ पर ये तमिल वाले हैं, 6 में से इधर अगर आप देखें तो 3 तो आपके यही हो गए, 2 और 1 3 ये हो गए, तो बचे कितने यहाँ पर तमिल में, 3 बचे। ठीक इसी तरह से हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में आप कितने बचे, 12 बचे, 12 बचे नहीं बचे भाई, आप इसको पूरा काउंट कीजिए ऐसे करके इधर, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर 2 और 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको 3 होगा ये, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा, 12 ही तो बचे अब यहाँ पर जो प्योर हिंदी बोलने वाले हैं। ठीक इसी तरह से गुजराती की बात कर लीजिए, तो गुजराती में 1 व्यक्ति कॉमन है, यानी कि वो गुजराती भी बोल लेता है, तमिल भी बोल लेता है, हिंदी बोल लेता है। बाद बाकी कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। यहाँ पर आपने संख्या ये निकाल ली। यहाँ पर अब करना क्या है, इनको इन सबको जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर भाई सिंपली जोड़ देना है, 3 + 2 + 12 + 5। आपको जोड़ने के उपरांत यहाँ पे 3 और 2 5 10, यानी कि आपको जो संख्या प्राप्त होगी यहाँ पर देखिए ये 1 और होगा यहाँ पर, 3 और 2, ये 1 वाला मैंने नहीं लिया है तो 1 और है यहाँ पर, तो ये 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यही आपका जो है आंसर है, यानी कि यहाँ पर तब इस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, 23 व्यक्ति हैं। तो 68 का आंसर होगा आपका सी वाला। 69वां प्रश्न है अब आपका, 12 व्यक्ति अपना एक क्लब बना लेते हैं, महीने में एक बार एक पर्ची निकालकर उनमें से एक व्यक्ति सभी के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करेगा। तो एक वर्ष में किसी विशेष सदस्य को कितनी बार रात्रि भोज की मेजबानी करनी होगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टोटल जो दोस्त हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल जो फ्रेंड हैं या व्यक्ति हैं आपके, ये कितने हैं आपके, ये 12 हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता था, आप लोग भी जो है अपने छात्र जीवन में आप करते होंगे कि भाई इस हफ्ते में कौन पार्टी देगा, तो पर्ची डाल लेते हैं, यही तो होता है। तो यहाँ पर वही सिस्टम है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमें यहाँ पर महीने में एक बार पार्टी करनी है, रात्रि भोज करना है, और 12 मित्र हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 12 मित्रों के लिए यहाँ पे पर्ची डाल दी जाती है कि भाई इस बार पार्टी कौन देगा, और किसी एक पर्ची पे पार्टी लिखा होता है। जो मित्र इनका जो पार्टी वाली पर्ची उठाता है तो उसे पार्टी देनी पड़ती है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक वर्ष में किसी विशेष सदस्य को कितनी बार रात्रि भोज की मेजबानी करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है कोई एक व्यक्ति लगातार किसी पर्ची को 12 के 12 महीने उठा ले, ये भी हो सकता है भाई, हो सकता है उसका मतलब बैड लक हो तो भाई 12 के 12 महीने भाई पार्टी वाली पर्ची उसकी खेमे में चली जाए। इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको एक भी पार्टी ना देनी पड़े, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निर्धारित नहीं है कि भाई कोई एक पार्टी देगा, 2 देगा या 3 देगा, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरा लक बाई चांस है, समझ रहे हैं आप। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, तो आंसर है डी। 70वां प्रश्न है अब आपका, एक मोटर गाड़ी के मालिक ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अपने मासिक पेट्रोल का उपभोग कम कर दिया। कीमत उपभोग संबंध इस प्रकार है, कीमत यानी जब ये प्रति लीटर रुपये प्रति लीटर में है, यानी पहले 40 रुपये प्रति लीटर थी, तो इसका मासिक उपभोग कितना था, 60 था। अब इसकी 50 हो गई अगले महीने, तो अब इसने कितना कर दिया, कम कर दिया कंजम्पशन, 48 रह गया ये, फिर 60 हो गई कीमत, तब इसने 40 लीटर महीने में यूज करना स्टार्ट कर दिया। आगे 75 हो गई, अब 32 लीटर यूज कर रहा है। यदि कीमत बढ़कर 80 रुपये प्रति लीटर तक हो जाए, यानी अगली कीमत 80 रुपये हो जाए, तो उसका अनुमानित उपभोग कितना होगा, कंजम्पशन अब कितना होगा, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना, क्वांटिटी और प्राइस में जो है रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। यानी आप अगर मान लीजिए अपना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, जो भी आपका खर्चा है इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जैसे हम देख लेते हैं, यानी आपका 40:50 है, ये आपका 40 है। ठीक है, अगले महीने 50 हो गया,
ये आपका क्या है, अब देखिए ये आपका प्राइस है, अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, इसका रेशियो आ जाएगा आपका, यानी आप निकालें 4:5 आ जाएगा, ये आपका आ गया। बात करें क्वांटिटी की, इसकी ले लेते हैं, क्वांटिटी कितनी कितनी है इसकी, ठीक है, क्वांटिटी यानी कंजम्पशन आपका कितना है, 60 है ये, और ये 48 है। अब आप इसका रेशियो निकालें, इसका रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5/5 आ जाएगा। यानी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वांटिटी और प्राइस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आप देख पा रहे हैं, यानी आप प्राइस पहले देखें यहाँ पर और ये वाला देखें, यानी पहले प्राइस आप देखें 4:5 है, और यहाँ क्वांटिटी देख रहे हैं, क्वांटिटी कितनी हो गई है, ये 5:4 हो गई, यानी कि यहाँ पर आप इसका रिलेशन क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कीमतें बढ़ती हैं तो क्या करता है, अपना जो भी खर्चा है उसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करता है, उपभोग कम कर देता है। हमें यहाँ से ये बात निकल कर आ रही है। अब आगे पूछा गया कि ये यहाँ पर जो है 80 मान लीजिए कीमत हो गई है, तो कितना ये लीटर पेट्रोल का उपभोग करेगा। तो यहाँ पर आप कर लीजिए 75/80, यानी इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप इसका जब रेशियो निकालेंगे प्राइस का, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आ जाएगा आपका 15, इसको जब काटेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये आपका बचेगा यहाँ पर 16। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी आपका ये 15 आ गया, ये आपका 16 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी हो या फिर जो कंजम्पशन हो, ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपका जो क्वांटिटी है आपकी कितनी हो जाएगी, ये इसकी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, 16:15 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना कि यहाँ पर 75 जब कीमत है तो कितने लीटर पर पेट्रोल उपभोग हो रहा है, इसका 32 लीटर महीने में उपभोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कितनी निकल कर आ रही है, यहाँ पर 16 निकल कर आ रही है। ये 16 क्वांटिटी नहीं है, ये पार्ट है, 16 ये पार्ट है। तो देखिए ये 16 जो है आपका कितना हो गया है, यानी कि ये 16 पार्ट जो है 32 के बराबर है, ये 32 के बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक पार्ट की जो वैल्यू है, एक पार्ट की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितने के बराबर है, वो 2 के बराबर है। तो इसी तरह से आप 15 पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए। 15 पार्ट की वैल्यू अगर जो एक पार्ट की 2 के बराबर है, तो 15 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि 30 लीटर हो गया। ठीक है, ये रेशियो से निकाला है, हुआ प्रश्न है, मैंने रेशियो से निकाला है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब कीमतें 80 रुपये पहुंच जाएंगी तो उसका मासिक उपभोग कितना होगा, 30 लीटर का होगा। तो आंसर होगा आपका 70 का यहाँ पर ए वाला। 71वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दी गई आकृतियों पर विचार कीजिए, वह सही उत्तर क्या है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त होगा। आपके सामने आकृति दी हुई है, शायद आपने देख ली होगी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक तो त्रिभुज है यहाँ पर, एक ब्लैक डॉट है यहाँ पर, एक बॉक्स है और एक सर्कल है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा नोटिस करें तो आप ये पाएंगे, ये अंदर वाली एक आकृति है, ये कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यानी क्लॉक की मूवमेंट कैसी होती है, क्लॉक की मूवमेंट यही तो होती है, इस तरह से तो क्लॉक आती है, इस तरह से तो अपना सर्किल पूरा करती है। लेकिन चूंकि ये जो वो अंदर वाली 3 वाली आकृति है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यानी पहले यहाँ थी, तो ये वाली जो है, ये जो आपका सर्कल है, ब्लैंक सर्कल, यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, और ये वाला जो है पोर्शन ये यहाँ आ गया है, यानी ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो है नेक्स्ट आकृति में यहाँ आ गया है। ठीक, यही पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न आपका फिर यहाँ पे गया है, यानी ये वाला जो है यहाँ चला गया है। ठीक है, और ये आपका जो है यहाँ आ गया है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक, यही देख पा रहे हैं, यानी कि ये जब ये यहाँ पर था तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो ये क्या पहुंच गया, ये आपका यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, और ये आपका कहाँ पहुंच गया है, ये आपका जो है ये नीचे आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली अब आकृति जब रोटेट करेगी तो रोटेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका ये ब्लैंक वाला आ जाएगा ऐसे करके, और ये वाला इधर वाला क्या आ जाएगा, इधर वाला आपका बॉक्स आ जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर इसके नीचे जो आएगी आकृति आएगी, ये आपकी ये रंगी हुई, यानी कि जो भरा हुआ गोला है, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई ऐसी आकृति है इस तरह की। तो देखिए बिल्कुल है, आपकी 2 आकृतियां कुछ इस तरह की हैं, यानी कि यहाँ पर तो बाद बाकी आकृतियां हम निकाल देते हैं कि बाद बाकी वाली निकल गई, केवल 2 आकृतियां बची हैं। अब त्रिभुज है, त्रिभुज की रोटेशन और देख लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज की आप देख रहे हैं, त्रिभुज जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है इसमें, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ आ गया। अब ये यहाँ से जो है आपका यहाँ गया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इस आकृति में यहाँ आया, अब यहाँ से ये यहाँ गया है, यानी यहाँ पर अब ये कहाँ आया है, सॉरी यहाँ से ये यहाँ आया है। ठीक है, यहाँ आया है, तो ये आपका यहाँ मिलेगा आप। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या गया है, यहाँ से यहाँ गया, यानी यहाँ पर ये इस तरह से मिलेगा। तो ये आपकी पहली वाली आकृति सही है, तो आंसर होगा यहाँ 71 का ए। 72वां प्रश्न है अब आपका, 72 है अब आपका। यहाँ पर पूछा गया है, नीचे दिए गए आव्यूह पर विचार कीजिए, आव्यूह में प्रश्न चिन्ह वाले खाने में लुप्त संख्या क्या में है। ठीक है, लुप्त संख्या में क्या है, लुप्त संख्या में क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप एक पैटर्न दिख रहे हैं, 3, 6, 8, 56, 10, 90, 2, 2 और प्रश्न चिन्ह 1, 0। तो देखिए आप पहले वाले को करें सब, तो पहले वाले का जो
3 का स्क्वायर है और इसमें से अगर हम 3 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 बराबर 6 प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक इसी तरह से 8 का स्क्वायर कर दें हम, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 घटा दें तो ये 8 कितना होता है, 64 होता है। इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना बचा, 56 बचा। ठीक है, 10 का स्क्वायर आप ऐसे ही कर दें यहाँ पर, तो 10 के स्क्वायर में से 10 घटा दें तो क्या होगा, 10 10 100 माइनस 10 ये कितना आ गया, 90 आ गया। यहाँ पर आपका कितना बचा, ये आपका जो है ये वाला आप देखें, 2 का स्क्वायर माइनस 2 तो आपका कितना हुआ, 4 माइनस 2 ये आपका 2 आ गया। ठीक है, ये आपको प्राप्त होगी वैल्यू। अब 20 देखें तो देखिए 20 का आप ये देख कर चलें कि कोई इसके नियर बाई वैल्यू है क्या, 4 हो सकता है। तो 4 और 4 कितना होता है, 16 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 12 आएगा। 4 तो नहीं होगा, 5 लेके रखते हैं तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 5 कितना आया, 5 25 माइनस 5 यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी कितनी प्राप्त हो गई, 20। ठीक है, ठीक इसी तरह से 1 का कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर रिक्त वाले स्थान पर जो वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 72 का ए वाला। 73वां प्रश्न है अब आपका, श्रेणी 7x 21 31 43 में लुप्त संख्या x क्या है। यहाँ पर लुप्त संख्या आपको देखनी है। तो देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं इनके लिए सबसे पहले तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप ये देख रहे हैं 43 में से 31 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको -12 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको जो है -12 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 10 का डिफरेंस आ रहा है, -10 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाली वैल्यू पर आपका देखेंगे तो ये 8 का डिफरेंस आपको दिखना चाहिए, -8 का, क्योंकि यहाँ एक पैटर्न टाइप बन रहा है। यहाँ पर 12 का डिफरेंस आया है, फिर 10 का आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 8 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ 21 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 13 आएगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आएगी, 13 आएगी। अब यहाँ से आगे के लिए जब हम बढ़ेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 6 का आएगा डिफरेंस, -6 का आएगा। तो क्या 13 में से 6 घटाने पे 7 आ रहे हैं, हाँ 13 में से 6 घटाने पे 7 आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर रिक्त संख्या कौन सी होगी, 13 वाली होगी। तो 73 का आंसर होगा आपका सी वाला। 74 है अब आपका, नीचे दी गई आकृति में विशिष्ट आकारों वाले 4 गत्ते के टुकड़े दिखाए गए हैं। इन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी एक आकृति बनाई जा सकती है। आप देख पा रहे हैं 2 त्रिभुज के आकार के हैं और 2 आयत के आकार के हैं। आप मिलाएंगे इनको तो देखिए यहाँ पर आप मिलाने में आप देख सकते हैं क्या ये पहला हो रहा है, पहले में नहीं बन रहा है। पहले में अगर आप मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका आयत जो है, आयत आना तिरछा नहीं है, आयत की जो वैल्यू है यानी कि दोनों जो भुजाएं हैं लगभग बराबर सी हैं, तो ये तो बन ही नहीं सकता यहाँ पर। ये पहला वाला तो होगा ही नहीं। बी वाला बन सकता है, बी वाला भी नहीं बन सकता इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर आयत जो है, आयत की जो है लंबाई चौड़ाई लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो ये वाला भी नहीं होगा। सी वाला आप देख रहे हैं तो सी वाला भी आपकी नहीं होगा इस तरह से। हाँ, डी वाला बन सकता है। डी वाले आप इसको मिलाने का प्रयास कीजिए। एक देखिए, एक तो ये बन जाएगा आपका आयत, और सेकंड आपका जो होगा, सेकंड आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, त्रिभुज बचे हैं, तो त्रिभुज यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। त्रिभुज हमने एडजस्ट कर दिए हैं, यानी हमने मान लीजिए ये वाला त्रिभुज उठा लिया, तो ये वाला त्रिभुज क्या हुआ, कुछ इस तरह से आकर यहाँ पर ये इस तरह से होकर कुछ इस तरह से हो गया ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और ठीक दूसरा वाला त्रिभुज वो भी इसका वही हुआ, ये थोड़ा आगे हमने बढ़ा दिया, ये इस तरह से यहाँ पर आ गया त्रिभुज, और ये त्रिभुज बन गया। तो ये आकृति आपकी डी वाली सही होगी। तो 74 का आंसर होगा आपका डी वाला। 75वां प्रश्न है अब आपका, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। तो देखिए हम यहाँ पर एक अज्यूम कर लेते हैं कि जो एक क्वेश्चन है परीक्षा का, एक क्वेश्चन है, ये कितने के बराबर है, ये 10 मार्क का है। हमने यहाँ पर ये मान लिया है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब चूंकि इसने जो है 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी इसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 8 × 10 कितना हो गया आपका, हो गया यहाँ पर 80 हो गया। अब इसमें से बोला गया है कि केवल 50% अंक यहाँ पर इसने प्राप्त किए, यानी कि जो 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसने, 8 क्वेश्चनों के कितने मार्क्स हो गए, 80 हो गए, और इसमें से इसने 50% अंक प्राप्त किए, यानी इसका 50% आप निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका यहाँ पर आ गया 40। ठीक है, यानी कि इसने 40 यहाँ पर प्राप्त किए हैं, यानी कि इसने 40 नंबर इसमें से प्राप्त किए हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना, 40 नंबर जो इसके हैं, यानी 40 जो नंबर हैं इसके, ये कितने के बराबर हैं, ये 40 क्वेश्चन के बराबर है, 40 क्वेश्चन के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, जो 100 मार्क्स होंगे कितने के बराबर होंगे, 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी ये 40 मार्क्स जो है आपके कितने, इसके कितने के बराबर हैं, 40 क्वेश्चन के बराबर हैं।
ठीक है, यानी 40 मार्क्स जो है इसके जो है वो कितने के बराबर है, यानी इसके 40% के बराबर है। सॉरी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 40% के बराबर है। भाई 100 मार्क्स कितने के बराबर होंगे, 100% के बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो आप अनुमान लगा लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कितना होगा यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन बराबर कितना होगा 100 बाई कितना 10, यानी कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन 10 मार्क का मान के चले हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल कितना हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर इसका इसमें भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ 10 क्वेश्चन आपके निकल कर आ गए। टोटल क्वेश्चन आपके 10 थे, तो यहाँ पर आंसर होगा 75 का आपका बी वाला। 76 है अब आपका, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। यानी हम मान लेते हैं पिता जो है यानी कि फादर जो है, इसको हम एफ से डिनोट कर ले रहे हैं, एफ से डिनोट कर दे रहे हैं। मदर को एम से डिनोट कर दे रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मदर को हमने एम से डिनोट कर दिया, और जो इनका बेटा है सन, उसको हमने क्या है एस से डिनोट कर दिया। अब बोला गया है एक पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। यानी यहाँ पर ये फादर है, तो फादर की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, 9s, ठीक है, f इक्वल टू 9s। माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, यानी कि माता की जो उम्र है, यानी कि यहाँ पर जो मदर की उम्र है पुत्र की उम्र की कितनी है, यहाँ पर 8 गुनी है, तो मदर इक्वल टू 8s, ठीक है, ये हो गया। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है, यानी पिता की जो उम्र है और माता की जो उम्र है इसका योगफल कितना है 51 है। तो हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ के हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर 9s प्लस 8s इक्वल टू क्या हो गया 51। तो 9 और 8 कितना हो गया, 9 और 8, यहाँ पर आपका 9 और 8 कितना हो गया, ये हो गया आपका 17, 17s बराबर कितना है, ये आपका 51 है। तो जब आप इसको इससे करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यानी बेटे की उम्र कितनी है, बेटे की उम्र आपकी आ जाएगी 3 साल, बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 3 साल आ जाएगी, ठीक है। अगर आप पिता की निकालना चाहें तो पिता का इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो गया, पिता की उम्र यहाँ पे कितनी होगी, पिता की उम्र होगी आपकी 27, माता की कितनी होगी 24 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र की पूछी है, तो यहाँ पर आंसर होगा 76 का डी वाला है, 3 वर्ष। 77वां प्रश्न है अब आपका, एक समूह में ए बी सी और डी 4 व्यक्ति जिनमें 2 वैवाहिक जोड़ों के रूप में हैं, दोनों स्त्रियां अपने अपने पतियों से लंबाई में छोटी हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो वाइफ है, वाइफ की हाइट है ये हस्बैंड से कम है, ये हमें यहाँ पर ये बात पता चल गई। आगे बोला गया है इसमें ए की लंबाई चारों में सबसे अधिक है, यानी कि ए टॉलेस्ट है, सबसे लंबा है ये आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ए एक पुरुष है, हमने पुरुष को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, बॉक्स से डिनोट करते हैं, तो ए एक क्या है, एक मेल है, ये हमारे सामने ये बात निकल कर आ गई, ए मेल है। बोला गया है यहाँ पर सी की लंबाई बी से अधिक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो सी है इसकी लंबाई बी से अधिक है। डी जो है बी का भाई है, यानी कि यहां पर डी जो है ये किसका भाई है, ये बी का भाई है, इसका भाई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी क्या है, डी एक मेल है, डी एक मेल है, और चूंकि डी जब इसका भाई है बी का, तो ऑब्वियस सी बात है डी इसका पति तो नहीं हो सकता। डी किसका पति है, डी आपका जो है सी का पति है, यानी कि डी और सी क्या है, यानी डी यहाँ पे पति है और सी इसकी क्या है, पत्नी हो गई। सी जो हो गई इसकी क्या हो गई, ये आपकी पत्नी हो गई। तो यहाँ पर आपका बना लीजिए हस्बैंड और वाइफ का चार्ट, एक तरफ हस्बैंड लिख लीजिए और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए यहाँ पर आपके वाइफ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, ए टॉलेस्ट है। अब चूंकि जो है डी यहाँ पर जो है बी का भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डी जो है सी का पति होगा, तो यहाँ पर डी ये आ गया, तो ये सी इसकी वाइफ हो गई, ये ठीक है। और तो ए के लिए कौन बची, ए के लिए बी बची यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सभी चारों व्यक्तियों में पारिवारिक संबंध है, ये बिल्कुल सही है, सभी चारों में पारिवारिक संबंध है। इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है, इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है, हाँ बी की लंबाई यहाँ पर सबसे कम है, ये वाला भी कथन यहाँ पर सही है कि इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है। सी की लंबाई डी से अधिक है, देखिए सी की लंबाई डी से अधिक क्यों होगी, क्योंकि सी जो है डी की पत्नी है। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो पत्नियां हैं ये पुरुषों से हमेशा अपने पतियों से छोटी हैं, तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। ए बी का पति है, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर गलत वाला आंसर होगा ये सी वाला होगा। 78वां प्रश्न है अब आपका, गीता जब से नरेश ने ध्यान मेडिटेशन प्रारंभ किया है वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया है। राधा असंभव है, किसी बॉक्सर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, उसकी आक्रामकता है। राधा का कथन उसके इस विश्वास को प्रतिबिंबित करता है कि ध्यान की प्रवृत्ति
किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है। देखिए यहाँ बिल्कुल सही है, राधा जो है आपकी वो गीता के तर्क को मानने से इनकार कर रही है, क्योंकि उसका मानना यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है यानी मेडिटेशन करता है तो उसको अच्छा बॉक्सर नहीं बन सकता है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन का मतलब ये होता है उसकी आक्रामकता में क्या होती है, कमी आती है। और राधा का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है किसी बॉक्सर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, उसकी आक्रामकता है। यानी अगर नरेश मेडिटेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका आक्रामकपन कम हो गया होगा। तो यहाँ पर ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा कि ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है। ठीक है, अगला है ध्यान करने वाले व्यक्ति पर ध्यान का नगण्य प्रभाव पड़ता है या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है। नरेश पहले खराब बॉक्सर था क्योंकि वो पर्याप्त आक्रामक नहीं था, इसके बारे में भी हमें कोई पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है। नरेश ने बॉक्सर होने के कारण ध्यान आरंभ भी नहीं किया होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका केवल सही वाला कथन है आपका वो ए वाला है। 79वां प्रश्न है अब आपका, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं, अतएव वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते वो खराब खिलाड़ी हैं। देखिए ये आपका जो है दो तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा और दोनों तरफ से हम बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम आपका एक तो ये बन गया कि आपके अच्छे खिलाड़ी हैं ये, यानी हमने ये मान लिया ये खिलाड़ी हैं, यानी ये आपके प्लेयर हैं, ये हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, इसमें बोला गया ये प्लेयर हो गए आपके खिलाड़ी हो गए, इसमें बोला गया सभी खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, जितने प्लेयर हैं वो सब क्या चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, विन करना चाहते हैं। सभी प्लेयर जो हैं ये जीतना चाहते हैं, विनर बनना चाहते हैं, ये जीत चाहते हैं। ठीक है, ये जीत लिख लिया हमने। आगे बोला गया है कि जो अगला बोला गया है सभी यानी कि जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वो सभी संतुलित भोजन करते हैं, यानी कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनमें से जो है संतुलित भोजन करते हैं, यानी ये सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं, और अतएव वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी जो यहाँ पे बताई गई, अच्छे खिलाड़ी की जो क्वालिटी बताई गई है वो क्या है, बैलेंस डाइट। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये अच्छे खिलाड़ी हैं और ये क्या करते हैं, ये बैलेंस डाइट लेते हैं, यानी अच्छे खिलाड़ी हैं और ये आपके क्या लेते हैं, ये आपके हैं बैलेंस डाइट लेते हैं, यानी कि आपकी जो WBD जिसे हम बोल सकते हैं, संतुलित भोजन बोल सकते हैं, यानी जो आपकी बैलेंस डाइट है। ठीक है, तो ये वो लेते हैं। तो यहाँ पर ये किस तरह से बन जाएगा, ये आपका इस तरह से बनेगा, यानी कि अच्छे खिलाड़ी में सभी नहीं लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा डायग्राम। ठीक है, ये आपका इस तरह से डायग्राम ये बन जाएगा, यानी पूरी तरह से कवर नहीं रहेगा बल्कि इस तरह से रहेगा। कहते हैं वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी हैं, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। एक अगला प्रकार और होगा डायग्राम का, ये तो आपका डायग्राम 1 है, इस तरह से बनेगा। एक अगला डायग्राम और बन सकता है आपका, ये हमने मान लिया आपके प्लेयर हैं ये। ठीक है, ये सारे आपके प्लेयर हैं हमने, यानी कि ये हमने प्लेयर मान लिए। ठीक है, अगला वाला इसमें एक बनेगा, यहाँ पर बोला गया है कि देखिए अगला कलर मैं यूज कर लेता हूं, यहाँ पर ये आपका यहाँ पे बोला गया है कि ये जितने जो हैं जीतने वाले हैं ये संतुलित भोजन लेते हैं, तो जीत इक्वल टू संतुलित भोजन, संतुलित भोजन। ठीक है, और इसमें से बोला गया है कुछ अच्छे खिलाड़ी भी हैं, तो अच्छे खिलाड़ियों के लिए हम यहाँ पे अलग कलर का पेन यूज कर लेते हैं कि ये कुछ अच्छे खिलाड़ी भी हैं और ये बैलेंस डाइट लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये अच्छे खिलाड़ी हैं। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैन आरेख, ये आपका वैन आरेख सेकंड है और ये आपका फर्स्ट है। तो वैन आरेख 1 और 2 के आधार पर हम ये कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ खिलाड़ी यहाँ पर ऐसे हैं जो अच्छे तो नहीं हैं लेकिन जीतना चाहते हैं। यहाँ पर हम ये तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक तरफ हमने अच्छे खिलाड़ी आ गए, यहाँ भी अच्छे खिलाड़ी आ गए, तो यहाँ पे कुछ खिलाड़ी कैसे हो गए, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, यानी आप ये एक डायग्राम ये देखिए और ये देखिए, यानी कुछ खिलाड़ी यहाँ पर ये वाले ऐसे भी हैं जो अच्छे नहीं हैं, बेशक वो अच्छे में ना हो लेकिन वो जीतना तो चाह रहे हैं, यानी ये वाले जो खिलाड़ी हैं ये बेशक अच्छे ना हो लेकिन वो जीतना तो चाह रहे हैं। ये एक निष्कर्ष ये निकला है। सेकंड निष्कर्ष ये निकला है, सेकंड वाला जो आप वैन आरेख देख रहे हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकला है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छे तो नहीं हैं लेकिन संतुलित भोजन करते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ खिलाड़ी ऐसे तो हैं जो अच्छे नहीं हैं लेकिन क्या है, संतुलित भोजन कर रहे हैं, यानी जीतना चाह रहे हैं लेकिन संतुलित भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर ये सेकंड निष्कर्ष निकला है, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अच्छे नहीं है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी आपके इसमें आ गए, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है लेकिन क्या है, संतुलित भोजन कर रहे हैं। तो हमारे सामने दो निष्कर्ष निकल कर आ गए हैं।
अब पहला कथन देख लेते हैं, कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता। देखिए ये पहला वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अच्छे तो नहीं है, ये बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये जीतना चाहते हैं। तो यहाँ ये वाला कथन गलत हो जाएगा, कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला एक यहाँ पर ले लेते हैं, बी वाला हम कथन जो है बाद में लेंगे। बी वाला वैसे सही है। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी खिलाड़ी, यहाँ पर आप दोनों डायग्राम देख लीजिए, अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता, यानी कि यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता, अच्छे खिलाड़ी क्या करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, और कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। यहाँ बिल्कुल बात सही है, अच्छे खिलाड़ी सभी जो है, सब लोग अच्छे खिलाड़ी नहीं है, कुछ हैं यहाँ पर तो हमने बना दिया है, और इसमें से कुछ जो है बैलेंस डाइट लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे बी वाला कथन आपका बिल्कुल सही होगा कि भाई कोई भी खिलाड़ी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो संतुलित भोजन नहीं करता है वह निश्चित रूप से एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो बी वाला सही हो गया। सी वाला है, प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है, ये भी जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे डायग्राम आप ये वाला देख लीजिए और ये वाला भी देख लीजिए कि प्रत्येक खिलाड़ी जो कि अच्छा भोजन करता है, यानी संतुलित भोजन करता है, वो अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सी वाला गलत हो जाएगा। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी हैं, नहीं, ये भी आप देख सकते हैं, यानी अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर क्या है, कम है, यहाँ पर भी कम है, तो जीतना सब चाह रहे हैं। तो ये जरूरी थोड़ी ना कि सभी खिलाड़ी जो जीतना चाह रहे हैं अच्छे खिलाड़ी ही हों, तो ये डी वाला भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आपका कुछ सही वाला आपका निष्कर्ष है, आपका वो बी वाला निष्कर्ष आपका सही है। तो आंसर है 79 का बी वाला। 80वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आदमी के परिवार में एक पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। देखिए यहाँ पर हम फिर से मेल को जो है एक बॉक्स से दर्शाएंगे और फीमेल को जो है यहाँ पर क्या है, एक सर्कल से डिनोट करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। एक आदमी के परिवार में एक पत्नी, 2 पुत्र और 2 पत्नियां थी, यानी यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बनेगा डायग्राम। ये हस्बैंड और वाइफ ये हो गए आपके, यानी कि ये आपके हस्बैंड वाइफ, इनमें संबंध दिखा दिया हमने। और इनके कितने बच्चे हैं, यहाँ पे 4 बच्चे हो गए इनके, यानी 2 तो बेटे हैं इनके, 2 बेटे हैं इनके, इस तरह से ये है, एक बेटा ये है और दूसरा बेटा इनका ये है, और 2 बेटियां हैं इनकी, ठीक है, 2 बेटियां हैं। तो हमने ये दिखा दिया यहाँ पे डायग्राम में। पुत्रियों को एक भोज पर आमंत्रित किया गया, सॉरी यहाँ पे बोला गया है कि जो इनकी पुत्रियां हैं इनको एक भोज पर आमंत्रित किया गया, यानी इनको एक भोज के लिए आमंत्रित किया गया। और परिवार के पुरुष सदस्य जो हैं ये पिकनिक के लिए बाहर चले गए, यानी ये जो सदस्य हैं ये पिकनिक के लिए बाहर चले गए। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, आमंत्रण का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति चला ही जाएगा। भाई आपके लिए दावत आती है तो हो सकता है कभी कभी आपके पास कोई काम आ जाए या फिर आप कहीं बिजी हो जाए तो आप ना जा पाएं, ये भी तो मतलब होता है। ये मतलब थोड़ी ना आमंत्रण आया है तो हर हाल में जाएंगे ही जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये लोग जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं ये पिकनिक पर बाहर चलेंगे, इनका कन्फर्म है। उस आदमी का पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा है, यानी इनके जो पिता हैं वो काम से अभी घर नहीं लौटे हैं, यानी ये जो व्यक्ति है अपने घर पर अभी नहीं आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी इनके आधार पर कौन सा कथन सत्य है। पहला है यहाँ पर, केवल उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी। देखिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सेकंड वाले में क्लियर किया था, आमंत्रण का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इनकी बेटियां चली ही गई होंगी, हो सकता है ये भी घर पर हो। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है। यह संभावना है कि उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है कि भाई लड़कियां जो हों दावत खाने चली गई हों और पत्नी, यानी ये लड़के तो पिकनिक के लिए गए, पति आया नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पत्नी केवल सिंगल घर पर रह गई हो। तो ये बी वाला कथन सही है। सी है, घर पर कोई भी नहीं रह गया, ये गलत है। घर पर एक से अधिक व्यक्ति रह गए थे, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है, बी वाला है। तो आंसर होगा आपका बी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और देखिए मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो पूरी कोशिश आप ये करें कि उसे कंप्लीट करें। आप ये बार बार डिमांड करने लगते हैं, सर अब ये नहीं है, दूसरा चलाइए, तीसरा चलाइए। देखिए हमेशा यूपीएससी की तैयारी जो होती है वो पूरा सब्जेक्ट उठाकर होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक पेपर कवर कर लिया अब हम दूसरे पे स्विच कर गए, नहीं, ऐसे नहीं होती है। आपको पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट फिनिश करना होता है। और मैं इसी पैटर्न से चलता हूँ, यानी जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करवाता हूँ उसको शुरुआत से लेकर एंड करता हूँ, उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट उठाता हूँ। तो आप लोग ये गलती ना दोहराएं। आपके पास कंटेंट आपको मिल रहा है तो आप ये नहीं है कि भाई अभी पेपर आ गए हैं, सर ने सीसेट वाला पेपर पोर्शन डाल दिया है, हम आगे देख लेंगे, आगे नहीं, अभी साथ के साथ कंप्लीट करिए। यानी अपना टास्क जो है आप जितना टाइम लेकर चल रहे हैं तैयारी के लिए, उस टाइम में आपको सीसेट के पोर्शन के लिए जितना टाइम आपने रिजर्व किया था वो आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका भी लाभ हो जाएगा। यानी आपका पूरा एक पोर्शन तैयार हो जाएगा। केवल आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करना पड़ेगा।
तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कभी भी यूपीएससी की तैयारी रैंडमली नहीं होती है कि भाई आज हमने 2 चैप्टर यहाँ से हिस्ट्री के पढ़ लिए, 2 ज्योग्राफी के पढ़ लिए, 2 पॉलिटी के पढ़ लिए, नहीं। यहाँ पहले पूरे पूरे पोर्शन खत्म किए जाते हैं, पूरे पूरे सब्जेक्ट खत्म किए जाते हैं। उसके बाद रिवीजन के टाइम पर हम क्या करते हैं, समग्र रूप से सब सब्जेक्ट को एक साथ ले लेते हैं। वैसे आप सेपरेटली अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरे पूरे सब्जेक्ट खत्म करने पड़ेंगे, उनको अंडरलाइन करना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।